नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वैसे नायक के बारे में जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस अपनी भारतीय राजनीति में उन्होंने क्या छाप छोड़ी थी और वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो किस हद तक वो चले जाते हैं। वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो जो जाकर विदेशों में देश की स्वतंत्रता के लिए था पिछली कक्षा में कि किस प्रकार से उन्होंने भारत से बाहर जर्मनी जाकर वो हिटलर से मदद मांगते हैं। तो पिछली कक्षा के बारे में हम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं उसी में कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वो किस प्रकार से हुआ था और उसने किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने आंदोलन को तेज करने में बहुत चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे और हम देखते हैं कि जर्मनी से जब 8 मार्च को वहाँ से रवाना होते हैं तो और जो जापान की ओर आते हैं तो जापान में उसके पूर्व में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही थी। तो व्हाइट बोर्ड पर हम देखते हैं तो हम इसके थोड़ी पृष्ठभूमि को जान लें कि सुभाष चंद्र बोस के भारत से जापान जाने के बीच या भारत से जर्मनी और जर्मनी से जापान जाने के बीच वहाँ पे कौन आरंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के साथ ही जो ब्रिटिश सेना है जो उसके औपनिवेशिक क्षेत्र थे मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, इन सभी क्षेत्रों पर जो कि ब्रिटिश उपनिवेश था तो जापानी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उन क्षेत्रों पर आक्रमण करती है और उन क्षेत्रों से बहुत सारे सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में उसे गिरफ्तार करती है कि जापान की जो बढ़ती हुई ताकत थी वो धीरे धीरे भारतीय सीमा तक पहुंचती है। और इस कंडीशंस में चूँकि भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचने को था तो एक तरह का माहौल क्रिएट हो रहा था जहां से लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार या जो मित्र राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा है। ये जापान में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक सुनहरा अवसर था। तो इस बीच में टोक्यो में 28 मार्च 1942 को एक टोक्यो सम्मेलन बुलाया जाता है और वहाँ पर एक सेना का गठन किया जाता है जिसे कहते हैं INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी। और इस सेना का जो गठन किया जाता है उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल और मेजर फ्यूजीवारा। मैं थोड़ी बात करूं रास बिहारी बोस के बारे में तो रास बिहारी बोस एक भारत के ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला करने में योजना बनाई थी, पर दुर्भाग्यवश वो योजना असफल हो जाती है। परंतु जो ब्रिटिश सैनिक है उन्हें वो ढूंढने लगती है यानी उनके तलाश में होती है और वो छिपते छिपाते भारत से बाहर जापान पहुंच जाते हैं और जापान में रहकर यहाँ के एक जापानी महिला से वो विवाह करते हैं और यहीं पे रह कर के वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिविधियाँ थीं उसको तेज करने की मुहिम करते हैं। दूसरी ओर कैप्टन मोहन सिंह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश सरकार के एक कैप्टन थे और वो ब्रिटिश सरकार के लिए वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे। हांगकांग, मलाया, सिंगापुर ये जो सारे क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है जापानी सैनिकों के द्वारा और इन्हें जापान के जेल में बंद कर दिया जाता है। तीसरा मेजर फ्यूजीवारा जो बहुत महत्वपूर्ण थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो रहा था तो वहाँ पर इन लोगों के सहयोग से जिसमें कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि क्यों ना हम लोग चूँकि ब्रिटिश सरकार के हम लोग अधीन हैं और अब आप ब्रिटिश सरकार के दुश्मन हैं। कहने का मतलब कि अगर आप कभी चाणक्य को पढ़ें या कौटिल्य को पढ़ें तो उनका एक सिद्धांत था कि शत्रु हमारा मित्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग का शत्रु कौन था? हम लोग का शत्रु इंग्लैंड था और जापान का भी शत्रु कौन था? इंग्लैंड था। यानी कि भारत जो है जापान का ऑफिशियली मित्र होगा। तो ये जो बातें थी या ये जो सिद्धांत था उसका सबसे पहले रास बिहारी बोस के द्वारा ये सुझाव रखा गया और कैप्टन मोहन सिंह को
ये किया गया, उन्हें समझाने का प्रयास किया गया कि क्यों ना जितने भी युद्धबंदी हैं उन युद्धबंदियों को हम इकट्ठा करके और वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हम लोग एक सेना तैयार करें और हम लोग एक साथ अटैक करें। मेजर फ्यूजीवारा जो जापान के मेजर थे, उन्हें यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। अंततः इस प्रकार से INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई टोक्यो सम्मेलन में, और इसमें लगभग 60,000 जो युद्धबंदी थे उन्हें शामिल किया गया। परंतु यहाँ पर एक समस्या होती है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा बाद में। लेकिन उसके बाद 22 जून 1942 को बैंकॉक में एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस जो सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है कि हम लोग मिल कर के, यानी कि जापानी सेना और INA, ये दोनों मिलकर हम लोग क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हम लोग युद्ध का ऐलान करेंगे। इसमें एक चीज़ और थी कि बैंकॉक सम्मेलन जो हो रहा था, उस सम्मेलन में एक योजना तैयार की जाती है कि किस प्रकार से हम लोग इन सैनिकों के साथ मिलकर अपने देश को, यानी कि भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास करें। परंतु यहाँ पर एक थोड़ी समस्या होती है। समस्या ये होती है कि जो सैनिकों की संख्या थी वो लगभग 60,000 थी और जापानी सैनिक, उन्हें कहीं ना कहीं, या जो वहाँ के मेजर थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा कहीं तो ना हो कि ये इनकी संख्या बढ़ती जाए और ये हम ही लोग के लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। इसलिए कैप्टन मोहन सिंह और जो जापानी सेना, उन लोग के बीच में मतभेद होने लगा। और मतभेद का होने का क्या वजह था? जापानी सेना चाहती थी, या जापान के सरकार चाहती थी कि ये जो सैनिक हो आज़ाद हिंद फौज की या INA की, वो मात्र उनकी संख्या 2000 हो और बाकी पूरी सेना किसकी हो? वो जापानियों की हो। तो इस प्रकार से वो चाहते थे कि एक प्रतीकात्मक सेना के रूप में हम लोग भारतीय युद्धबंदियों का या भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल करें। परंतु इन दोनों विवादों के बीच में जब बात नहीं बनती है तो अंततः जो जापान सरकार होती है वो कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल, ये दोनों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार करके पुनः जेल में बंद कर दिया जाता है। और जो सैनिक, जो युद्धबंदी जो सैनिक थे जिन्हें तैयार किया गया था, उन्हें क्या कर दिया जाता है? पुनः एक बार फिर से वापस अपने अपने जेलों में, कहाँ के जेल से आए थे वो? मलय, हांगकांग, सिंगापुर थे, और फिर उन्हें क्या किया जाता है? पुनः एक बार फिर से जेल में डाल दिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह को भी डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि INA इंडियन नेशनल आर्मी, उससे क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। तो ये उसका पहला चरण था कि किस प्रकार से INA का गठन किया जाता है। अब हम चलते हैं फिर से वापस सुभाष चंद्र बोस की ओर। सुभाष चंद्र बोस कब भारत आ रहे थे? वो 8 मार्च को जर्मनी से चले थे पनडुब्बी द्वारा, और फिर वो कब भारत पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं 3 जून 1943 को। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक सुभाष चंद्र बोस जापान में आते, तब तक कि जापान में बनाई गई जो INA जो थी वो क्या होता है? भंग भी कर दिया जाता है। अब लोगों के पास समस्या होती है कि अब क्या किया जाए। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जापान में आते हैं, तब वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो जाकर के जापानी प्रधानमंत्री तोजो, उनसे जाकर वो मुलाकात करते हैं, ठीक है। और उनसे मिलने के बाद वो जाते हैं रंगून, और रंगून जाने के बाद जो मज़ार होती है, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक थे, जो 1857 के विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया था, उनके मज़ार पे जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था उसमें वो सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तो या उनमें जोश को भरने के लिए वो रेडियो से संबोधन करते हैं और वो अपील करते हैं कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो बढ़ चढ़ करके भाग लें। जिस प्रकार से उन्होंने जर्मनी में किया था, उसी प्रकार की जो क्रिया या उस तरह की गतिविधि वो जापान में भी करना चाहते थे। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को एक बार फिर से आज़ाद हिंद फौज के बारे में विचार किया जाता है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब वो रेडियो से घोषणा कर रहे थे या लोगों में स्वतंत्रता जगाने का प्रयास कर रहे थे, उसका संबोधन रास बिहारी बोस भी सुनते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिल गया है जिससे हम फिर से अपने स्वतंत्रता आंदोलन को, या जो हमारी सेना थी उसको हम फिर से गठन कर सकते हैं।
और चूँकि रास बिहारी बोस काफ़ी अब ओल्ड हो चुके थे, इसलिए अब उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो इस चीज़ में भाग ले सके या सेना का नेतृत्व कर सके। तब उन्होंने एक फैसला किया कि वो सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं और कब 5 जुलाई 1943 को एक बार फिर से हम INA कह सकते हैं या आज़ाद हिंद फौज कह सकते हैं, उसका वो पुनर्गठन करते हैं। कब? 5 जुलाई 1943 को। और इसी में वो क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ये जो सेना थी, जो आज़ाद हिंद फौज था, उसका कमांडर उन्हें नियुक्त करते हैं। जब ये उन्हें कमांडर नियुक्त किया जाता है तब उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था। कौन सा? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। और कब दिया गया था? 5 जुलाई 1943 को। और इस प्रकार अब सुभाष चंद्र बोस के पास एक सेना जिस तरह से जर्मनी में थी उस तरह से जापान में भी हो गई। अब उस सेना के साथ जो उनकी गतिविधियां आरंभ करते हैं, तो उसके ठीक बाद यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने सरकार का गठन कर अपनी सेना के साथ साथ वो एक ऐसे सिस्टमैटिक सरकार का गठन करे जिसे हम अंतरिम सरकार कह सकते हैं। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले गठन कहाँ गया था? सिंगापुर। सिंगापुर में एक कैथे हॉल था, वहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। और इस सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष उस पद का जो हेड होता है वो किन्हें बनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उसके अलावा चूंकि जब सरकार बनती है तो उसमें वित्त भी रहना चाहिए, यानी कि बिना पैसा का तो सरकार बनेगा नहीं, इसलिए जो वित्त विभाग था वो दिया गया SC चटर्जी को। और प्रचार का जो विभाग था उसके हेड कौन थे? SR अय्यर। और एक महिला संगठन भी था और उस महिला संगठन का हेड कौन थे? लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो जब ये आज़ाद हिंद सरकार बनाया गया तो उसकी मान्यता की भी बात है। जब तक आप मान्यता नहीं देंगे किसी भी सरकार की या किसी भी देश की, तब तक वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये आज़ाद हिंद सरकार, भारत की आज़ाद हिंद सरकार बनाई गई, तो उसकी मान्यता किसने दी? जापान, इटली, जर्मनी, चीन, कोरिया, लगभग 9 देशों ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बनाया गया था अंतरिम सरकार, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसकी मान्यता दी जाती है। और इतना ही नहीं, वो जो आज़ाद हिंद सरकार बनाया गया था, अब उसके लिए जगह की जरूरत थी कि बिना जगह का तो सरकार बनेगा नहीं। तो वो क्या किया गया? जापानियों के द्वारा, या जापान सरकार जो था उसके द्वारा जो अंडमान और निकोबार, वो 2 क्षेत्र दे दिए गए। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को कब दिया गया? वो दिया गया और जब वो दिया गया तो उसके बाद उस क्षेत्र को वो नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया गया? अंडमान का नाम शहीद रखा दिया गया और निकोबार का स्वराज, और वहाँ पे भारतीय ध्वज फहराया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मान्यता भी मिल गई, एक निश्चित क्षेत्र भी मिल गया। अब जैसे ही सरकार बनी थी, सरकार जब बनी थी तो सरकार बनने के ठीक 4 दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। ठीक है। और जब युद्ध की घोषणा की गई द्वितीय विश्व युद्ध में कि वो अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ वो युद्ध का ऐलान करते हैं और वो युद्ध लड़ेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आज़ाद हिंद सरकार बनाया गया था उसकी अपनी मुद्रा भी थी, उसका अपना बैंक भी था और उसकी अपनी सेना भी थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था रंगून। अब यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि ये जो बनाया गया था कहाँ पे बना था? सिंगापुर में, परंतु फिर मुख्यालय कहाँ बनाया गया? रंगून में। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के गठन के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिर्फ उतना ही नहीं किया गया, उसके अलावा एक सरकार का गठन किया गया जिसे हम आज़ाद हिंद सरकार कहते हैं। अब है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया उसकी क्या संरचना थी और वो किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करती है। व्हाइट बोर्ड के दूसरे भाग पर और हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसकी क्या संरचना थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो था उसका अपना एक ब्रिगेड था। ब्रिगेड मतलब जैसे अभी गोरखा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, उसी प्रकार से
वहाँ पर एक ब्रिगेड बनाया गया था और ब्रिगेड का नाम क्या रखा गया था? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, कलाम ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और सुभाष, ये ब्रिगेड बनाए गए थे। इसके अलावा इस ब्रिगेड के हेड कौन थे? तो इस ब्रिगेड के हेड थे, गांधी जो ब्रिगेड था उसका हेड कौन था? एमजे कियानी। जबकि नेहरू जो ब्रिगेड या रेजिमेंट जो थे उसका उनके हेड थे अजीज़ खान। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे जो बनाया गया था उसके हेड कौन थे? गुलजारा सिंह। और एक महिला विंग था जिसके बारे में हम लोग पहले जिक्र किया था, उसके कौन थे? लक्ष्मी स्वामीनाथन। और सुभाष जो ब्रिगेड थे उसके जो हेड थे या उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? शाहनवाज खान। हाँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शाहनवाज खान जो है वो वीरता से लड़ते हैं और बाद में जब मुकदमा होता है तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये इनके सारे हेड थे। उसके अलावा जो सेना थी, आज़ाद हिंद फौज था, उसमें एक गुप्तचर विभाग था। हर एक सेना में विभाग होता है, तो एक गुप्तचर विभाग था जो गुप्त चीज़ों के उसकी जानकारी लेता था। उसके अलावा एक प्रशिक्षण विभाग था जो ट्रेनिंग देता था। उसके एक अलावा महिलाओं के लिए एक सहायक विभाग का निर्माण किया गया था और उसका हेड कौन थी? बेला मुखर्जी। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये विश्व इतिहास में ये पहला मौका था कि जब महिलाओं को सेना में शामिल किया गया था। ये आज हम भले ही महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन अगर हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो महिलाओं और पुरुष के बीच में कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया और महिलाओं के ताकत को या उनकी शक्ति को उन्होंने न सिर्फ सलाम किया बल्कि वो देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि विश्व में उस समय तक महिलाओं की कोई भी सैनिक रेजिमेंट नहीं थी। अब आगे चलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सेवक ए हिंद के नाम से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया गया था? उनको सम्मानित किया गया था। और वो कौन थे? मोहम्मद हबीबुर रहमान। उन्होंने अपने संपत्ति का अपना सर्वस्व दान कर दिया था आज़ाद हिंद फौज को और उनकी संपत्ति उस समय कितने की थी? 1 करोड़। आप समझ सकते हैं। दूसरी ओर एक और महिला थी बेटई देवी। उन्होंने अपने संपत्ति का यानी पूरी संपत्ति जो लगभग 40 लाख की थी उसको भी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को दान कर दिया। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं या चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सांप्रदायिक दंगे होते हैं या चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे आपको ज्ञात होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष रहा है आरंभ से और किस प्रकार से देश के सभी वर्ग के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सब लोग अपने अपने स्तर से, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे दलित हों, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से देश की स्वतंत्रता के लिए भाग लिया। परंतु आज की जो स्थिति है आप समझ सकते हैं। चलते हैं अब आगे। जब ये सारी चीज़ें बना ली गई, सेना और आज़ाद हिंद फौज, इन दोनों संगठनों के या दोनों लोगों के द्वारा एक तैयार किया गया ऑपरेशन यू। क्या कहा गया? एक बनाया गया जिसे कहा गया ऑपरेशन यू। आता है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ऑपरेशन यू किससे संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना। क्या था ये? इसमें जापान और जो सेना थी और आज़ाद हिंद फौज जो था उनकी संयुक्त सेना जो क्या की थी, राष्ट्रमंडल की जो सेना थी जिसे हम ब्रिटिश सेना भी कह सकते हैं, उसके खिलाफ वो युद्ध का क्या करते हैं, घोषणा करते हैं और वो साथ में साझा कार्यक्रम चलाते हैं इस चीज़ के लिए। तो क्या था उनका, इसमें उन्होंने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, वर्मा के रास्ते, चूँकि रंगून मुख्यालय था आज़ाद हिंद फौज का, या वहाँ से वो वर्मा के रास्ते हम लोग जाएंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे, कोहिमा और इम्फाल। हम लोग उस यानी कि पूर्वी भारत में हम लोग प्रवेश करेंगे, वो जिसमें जापानी सैनिक और भारतीय आज़ाद हिंद फौज जो थी वो साथ में इन्होंने ही योजना बनाई थी। और सबसे पहली सफलता कब मिली, 18 मार्च 1944 ईस्वी को। 18 मार्च 1944 ईस्वी को संयुक्त सेना क्या की थी, आरकन जो था वो मणिपुर के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पर उन्हें पहली सफलता मिलती है। वो ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ की जो सेना थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना थी, उससे वो काफ़ी युद्ध करते हैं और युद्ध करने में अंततः इन लोगों को विजय मिलती है, जो आज़ाद हिंद फौज की पहली सफलता मानी जा सकती है। इसके बाद ठीक एक महीने के बाद यानी कि 14 अप्रैल 1944 को वो क्या करते हैं, मणिपुर में एक क्षेत्र था जिसे हम मोरांग कहते हैं,
क्या कहते हैं, मोरांग, और वहाँ पे उन्हें विजय मिलती है। अब इन्हें धीरे धीरे लगता है कि अब हम जो है ये कहाँ पहुँच गए थे, वो भारतीय जो सीमा थी वहाँ पहुँच गए थे, और जो आज़ाद हिंद फौज था उसका जो उत्साह था वो धीरे धीरे और दुगना होता जा रहा था, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है। उन्हें ये लगता था या लग रहा था कि जैसे ही भारत में हम लोग प्रवेश करेंगे, यानी कि मणिपुर के रास्ते जैसे ही हम पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और मैदानी इलाकों में प्रवेश करेंगे तो भारतीयों का समर्थन हमें खुद ब खुद मिलने है, क्योंकि यहाँ से बहुत समर्थन मिल रहे थे। जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे या कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब भारतीय सीमा में प्रवेश करें, और यहाँ पर तो ऑलरेडी हो ही रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये भी काफ़ी उग्र था। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा था या एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा था कि जहाँ से लग रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग जल्द से देश को स्वतंत्र करा लेंगे, और इसमें हम सफल भी हो रहे थे। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बार फिर से महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं, और यहाँ पर पहली बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उन्हें संबोधित करते हैं, और उनसे भारत में प्रवेश और जीत के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि नेताजी के द्वारा सबसे राष्ट्रपिता कब कहा गया, तो उसका क्या डेट है, उसका क्या आंसर है 6 जुलाई 1944। आगे हम बढ़ते हैं 6 जुलाई के बाद 22 सितंबर 1944। ये जो डेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं तब तक बता दूं आपको कि जुलाई, चूँकि भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है वो लगभग दक्षिण भारत में 10 जून के बाद आरंभ हो जाता है, लेकिन यहाँ जो पूर्वी भारत था वहाँ पर अब मानसून क्या था, जुलाई के बाद प्रवेश होना आरंभ हो गया था। यानी कि जो पहाड़ियों में हम लोग आज़ाद हिंद फौज की सेना बैठी हुई थी अपने अगले आक्रमण की ओर, उस बीच में क्या हो गया, मानसून आने लगा। तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे लोग, और 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक मार्मिक अपील की जाती है जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उनके द्वारा, और भारतीय जो जनता थी उनको, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि जो हम लोग आज़ादी के लिए दिन रात एक किए हैं उसमें आप लोगों का भी समर्थन चाहिए। और ये मार्मिक अपील इसलिए भी था क्योंकि ये मानसून के कारण ये फंस गए थे उन क्षेत्रों में जहाँ पर इन्हें भोजन और जो रसद होते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं होते, धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, और ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल था अपने आप को सर्वाइव करना। यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया गया था कि अपील किया गया था, या फिर उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग देश की स्वतंत्रता में हमारा साथ दें, तभी हम देश को स्वतंत्र करा पाएंगे। इसके बाद मैंने अभी बताया कि मानसून का प्रवेश होता है, और जैसे ही मानसून का प्रवेश होता है, चूँकि आप जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ है, चेरापूंजी पहले था, ठीक है। तो पूर्वी भारत का क्षेत्र था, तो चेरापूंजी जो मेघालय के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जब सबसे अधिक वर्षा होती तो उन क्षेत्रों में उस समय वर्षा के कारण जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे वो अब बिल्कुल उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है, और अंततः क्या होता है, इम्फाल अभियान जो है वो असफल हो जाता है। तो एक दुखद बात थी। असफल होने के बाद उसी समय में, इसी घटनाक्रम में 6 और 9 अगस्त 1945, ये डेट तो आपको याद ही होगा, इस तारीख को अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है, परमाणु हमला किया था जापान पर। और क्यों होता है, क्योंकि जापानी सैनिक क्या करते हैं, उसके पहले पर्ल हार्बर में जो अमेरिकी बंदरगाह थी वहाँ पर जा करके उनके बहुत सारे युद्धपोतों और उनके जो जहाज़ थे उनको नष्ट करके आती है, और उसका वो इतना विध्वंसक होता है कि उसका बदला लेने के लिए अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु हमले किए जाते हैं, जो पूरे द्वितीय विश्व युद्ध की दशा और दिशा वो दोनों को बदल देता है। अब यहाँ पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की, वो किसके साथ था, जापानी सैनिक के साथ संयुक्त सेना थी। और जब जापान में परमाणु हमला हुआ तो उसकी स्थिति बिल्कुल बदल गई, जब जापान अब उसके लिए संभव नहीं था कि वो भारतीयों का सहयोग कर सके। और जैसे ही ये हमला होता है उसके ठीक एक दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद, उसके कुछ दिनों के बाद, यानी 15 अगस्त
1945 को जापान के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है कि अब हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये उसकी त्रासदी आप देखें कि जो परमाणु हमला होता है उसकी त्रासदी ये थी कि आज तक वहाँ पर जो लोग जन्म लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपाहिज होते हैं या शारीरिक व्याधियों से भरे पड़े होते हैं। तो उसका 1945 और कहाँ भी 2020 मायने रखता है। तो उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर, इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। तो 15 अगस्त को समर्पण कर दिया गया। अब भारतीयों के पास या आज़ाद हिंद फौज के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि वो अकेले इतना कुछ नहीं कर सकते थे। तो ठीक इसके बाद एक बहुत ही दुखद घटना होती है। दुखद घटना ये होती है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो जा रहे होते हैं ताइवान से टोक्यो हवाई यात्रा से, और उनका प्लेन क्या होता है, क्रैश कर जाता है। और लोग कहते हैं कि उनकी उसी प्लेन क्रैश में या हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इस पर जो वर्तमान परिस्थिति है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर अभी तक भारत सरकार के द्वारा 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए, जिसमें से आरंभ के जो 2 समितियां बनाई गई थी उसमें यह स्पष्ट किया गया कि नहीं, उनकी अब मृत्यु हो गई है। परंतु बाद में एक जो रिपोर्ट बना या जो कमीशन बना उसमें यह कहा गया कि नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी हवाई दुर्घटना में। खैर ये तो जांच का विषय था, परंतु 1945 और अभी के समय में अब नहीं लगता है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में होंगे। लेकिन इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है और वो देश के ऐसे नायक जो स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध थे, उन्होंने अपना तन मन धन से देश की स्वतंत्रता के लिए एक नए आयाम को खोजा था, उनकी जो जीवन लीला समाप्त होती है और यह एक बहुत ही बड़ा प्रकरण यहीं पे आकर रुक जाता है। अब देखते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब आज़ाद हिंद फौज का क्या होता है। उसके बाद जैसे ही जापान का आत्मसमर्पण होता है उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त होता है इंग्लैंड और अमेरिका जो मित्र राष्ट्र थे वो विजयी होते हैं और जैसे ही वो द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं उसके बाद अब आज़ाद हिंद जो फौज था जिसमें कौन से लोग शामिल थे, वो वही लोग थे जो पहले भारत में जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे। तो अब उन पर कार्रवाई करने की बात होती है और आज़ाद हिंद फौज पर एक मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा कब होता है? नवंबर 1945 को उन सारे लोगों को भारत लाया जाता है और आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक अधिकारी थे उन पर क्या किया जाता है, उनको गिरफ्तार कर और उन्हें लाल किला में बंद कर दिया जाता है। इसमें कौन कौन थे जिन्हें बंद किया जाता है? उनमें कर्नल सहगल थे, कर्नल ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खान। हाँ, ये वही शाहनवाज खान थे जो सुभाष जो रेजिमेंट था उसके वो नेतृत्व कर रहे थे और इन सभी पर क्या लिया जाता है? राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये मुकदमा होता है पूरे देश में विरोध की जो लहर है वो दौड़ पड़ती है और लोगों में भारी असंतोष होता है और ऐसा लगता है कि अब जो है एक बार फिर से जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उससे भी बड़ा आंदोलन होने की संभावना होती है। इस बीच में भारत के कुछ जो वकील थे जो कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, जिनमें तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई, इनके जैसे प्रसिद्ध नामचीन जो वकील भी थे वो इनका केस लड़ते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश केस लड़ने के बाद भी उन्हें फांसी से नहीं बचा पाते हैं। परंतु इसकी दूसरी ओर जो भारतीय जनता थी वो इतना अधिक उग्र होती है कि वो एक नारा देते हैं, पूरे देश में विरोध होता है और देते हैं नारा कि लाल किले को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो इस प्रकार से लगता है कि एक बार फिर से बहुत बड़ा विद्रोह होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में उसमें जो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और ये जो सैनिक थे उन्हें फांसी की सजा क्या कर दी जाती है, उनकी माफ़ कर दी जाती है और उन्हें उम्र कैद दे दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो
कार्य किए गए थे वो न सिर्फ सराहनीय थे, बल्कि उसकी तुलना विश्व के किसी भी राजनेता से या सैनिक कमांडर से नहीं की जा सकती है। वो तत्कालीन जो सबसे बड़े शासक जिसे हम हिटलर के नाम से जानते हैं, और हिटलर से भी उन्होंने मुलाकात की, मुसोलिनी से भी उन्होंने मुलाकात की, जापानी प्रधानमंत्री तेजो से भी मुलाकात की। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो विश्व का ऐसा कोई भी नेता नहीं था, या विश्व का ऐसा कोई भी लीडर जिसको हम कह सकते नहीं थे, जो विभिन्न देशों में जाकर अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार करते हैं। और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति थे, वो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके जो कार्य करने की जो कार्य प्रणाली थी वो सबसे अलग थी। और सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में वो अत्यंत ही सराहनीय थी। उसके लिए हमारे पास है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।